नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और आप लोग को पता है आज 29 फरवरी है। आज यह 4 साल बाद आता है और ये एक लीप वर्ष है। जिससे भी आप लोग जानते रहिए, लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। और तो आप लोग इस तारीख का अच्छी तरह से उपयोग करिए। यह तारीख आप लोग को 4 साल बाद मिलती है, तो आप लोग इसका फुल उपयोग करिए और अच्छे तरीके से उपयोग करिए और अच्छे काम के लिए उपयोग करिए। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2015 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को एक शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है उड़िया, दूसरा है कोंकणी, तीसरा है भोजपुरी, चौथा है आसमिया। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। अभी बची सक्कू सरकार पर संकट बरकरार। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुआ राजनीतिक खेल। अब आप लोग को पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है, राज्यसभा की 3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर अभी चुनाव हुआ है, उसी पर लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें, जिसमें से कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं और बीजेपी के पास उससे कम सीटें, लेकिन फिर भी बीजेपी की वहाँ पर सरकार बन चुकी है, पूरे बहुमत से सरकार बनी है, उसी पर लेकर अब राजनीति चल रही है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी सीमा देश के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों से लगती है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख शामिल है और राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी राजधानी शिमला है और यहाँ लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधान परिषद में 68 सीटें हैं। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। खनन घोटाले में अखिलेश को नोटिस, सीबीआई ने किया तलब। सीबीआई ने 2019 में दर्ज की थी एफआईआर, बतौर गवाह की हो सकती है पूछताछ। खनन घोटाले में अखिलेश यादव नामजद आरोपित नहीं, ईडी भी कर सकती है जांच। अब देख रहे हैं कि खनन घोटाले में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के ना, अखिलेश यादव, उन्हें भी सीबीआई जांच के लिए बुलाएगी 29 फरवरी को। अगर हम सीबीआई की बात करें, केंद्रीय ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। स्थापना 1963 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी और आप लोग को इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और प्रवर्तन निदेशालय जो है ये गृह मंत्रालय और राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। देश में सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप बरामद। अरब सागर में 3300 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त की। नौसेना, एलसीबी और गुजरात पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। गिरफ्तार 5 तस्करों में पाकिस्तानी या ईरानी होने की आशंका जताई जा रही है। अब देख रहे हैं इस तरह की भी खबरें आती हैं और इसका क्या परिणाम आगे निकलता है, इसमें कौन सी जाँच होती है, इसका फिर आगे कुछ पता चलता नहीं है। लेकिन इसमें जो ड्रग्स हुई सबसे ज़्यादा हुई है। मई जून 2029 में हो सकते हैं देश में एक साथ चुनाव। लोकसभा, विधानसभा और निकायों में एक साथ चुनाव के लिए विधि आयोग कर सकता है सिफारिश। संविधान में एक राष्ट्र एक चुनाव पर नया अध्याय जोड़ने के बाद संभव हो सकेगी यह प्रक्रिया। अगले 5 वर्षों में सभी विधानसभा के कार्यकाल 3 चरणों में किए जा सकेंगे समिति। अब देखें, जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का विचार भारतीय चुनावी चक्र को इस तरह से संचालित करने को लेकर है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ एक निश्चित समय के भीतर हो। हालांकि वर्ष 2067 तक इस अवधारणा के तहत चुनाव आयोजित किए जाते थे, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले विधानसभा और लोकसभा के बार भंग होने से यह प्रचलन बाहर हो गया है। वर्तमान में केवल कुछ ही राज्यों में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है, जिसमें से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा और सिक्किम में ये चुनाव एक साथ किए जाते हैं। और ये जो चुनाव की अध्यक्षता की समिति बनी है, इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए, क्योंकि आपके परीक्षा में कभी पूछ सकता है कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव है, उसके जो अध्यक्ष वाले जो समिति है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, जिसमें जितनी समिति बनी है उसमें कितने मेंबर हैं और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसे भी आप लोग जानते रहिए।
अब यहाँ आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। मोदी बिहार से देश को सौंपेंगे रिकॉर्ड 1.64 लाख करोड़ की परियोजनाएं। देश में पहली बार एक मुश्त इतनी सारी परियोजना होगा लोकार्पण का व शिलान्यास। 2 मार्च को बेगूसराय में पीएम मोदी पेश करेंगे नए औद्योगिक भारती की तस्वीर। अब देख रहे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो भी अब भाजपा में मिल चुके हैं, तो उसी भी लेकर अब कुछ नई परियोजनाएं लाई जा रही हैं और 2027 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने के पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को औद्योगिक भारत की एक नई तस्वीर पेश करेंगे। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां इसका स्थान है। अगर हम इसकी गठन की बात करें, 22 मार्च 1912 में इसका गठन हुआ था और लोकसभा में 40 सीट, राज्यसभा में 16 सीट, विधानसभा में 243 सीट है और यहाँ आप लोग को विधान परिषद भी देखने को मिलेगा और विधान परिषद में यहाँ आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। अब आप लोग बताइए क्योंकि कुछ ही राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं, तो आप लोग बताइए कौन कौन से राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं, जिसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 100% मतदान केंद्रों की कराई जाएगी वीडियोग्राफी और वोट वेबकास्टिंग। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त से कहा प्रचार से जुड़ी अनुमति बनाए और पारदर्शी लोगों को सुविधा के लिए बहुमंजिला भवनों और हाउस सोसाइटी में मतदान केंद्रों बनाने के दिया जाएगा सुझाव। अब देख रहे हैं चुनाव आयोग को ये सिफारिश की जा रही है कि जो मतदान कराए जाएंगे उसमें वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग की भी जो योजना है उसे भी लगाया जाए, उस प्रणाली को भी चालू किया जाए। अगर आप लोग देखेंगे लोकसभा का चुनाव आने वाला, उसी पे लेकर कुछ चर्चाएं चल रही है, उसी में कुछ सुधार होने की बात हो रही है कि क्या क्या सुधार हो ताकि चुनाव में किसी प्रकार की धांधली न हो सके, उसी पे लेकर चर्चाएं चल रही है। अगर हम चुनाव की बात करें, ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं और यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई थी और इसकी स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में 2 गुटों को प्रतिबंध। बीते 5 वर्षों में 5 अलगाववादी संगठन पर लगाया जा चुका है प्रतिबंध। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस राष्ट्र के खिलाफ करती है दुष्प्रभाव। उत्तराखंड के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा यूसीसी विधेयक। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली तो लोकसभा चुनाव से पूर्व हो सकता है यह लागू। विधानसभा में 7 फरवरी को विधेयक पर मुहर लग गई थी। अगर हम यूसीसी की बात करें, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब पर्सनल लॉ को एक समान करना, जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत कानून एक साथ हो सके। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत है, जो नीति तत्व डीपीएसपी का भाग है। पहला स्टेट जहां यह पहले से लागू हुआ, क्योंकि गोवा पहला स्टेट है जहां यह पहले से लागू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली लोग थे और उन्होंने यह बिल लाए थे, लेकिन पुर्तगाली द्वारा यहाँ यूसीसी बिल लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई बिल प्रस्तावित नहीं किया था, मतलब कोई विधेयक या अधिनियम पारित नहीं किया। लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक पारित नहीं किया गया था, लेकिन यूसीसी जो विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, क्योंकि यहाँ पास उत्तराखंड यहाँ के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हम जब सरकार के अंदर आएंगे तो दोबारा आएंगे तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। 6 फरवरी 2024 को यूसीसी बिल पेश किया गया था, विधानसभा में पेश किया गया था और 7 फरवरी 2024 को यह बिल पारित हो चुका था, जिससे भी आप लोग जानते रहिए इसके बारे यूसीसी के बारे में, समान नागरिक कानून के जो संहिता कानून है उसके बारे में आप लोग जानते रहिए। सभी के लिए समान नागरिक, सभी जो भी अवसर आते हैं सभी के लिए एक समान कानूनों की या फिर समान अवसरों का वितरण करने से के लिए यह लागू किया जाएगा। अब आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं जो आने वाला चुनाव उसी पे लेकर राजनीति चल रही है, उसी पे लेकर दुनिया भर में राष्ट्र अध्यक्ष भी मान रहे हैं कि किसी स्थिति भारत की होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कोई भी नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। आज़ादी के 100 साल पूरे होते 2047 में भारत बनेगा सबसे ताकतवर देश। देख रहे हैं कि 2027 तक विकसित भारत देश का जो चल रहा है उसी पर बातें हो रही हैं। और हम लोग देख रहे थे इसी सीरीज पे हम लोग शुरू कर रहे थे कि जो वर्ल्ड की कंट्री थी उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी के बारे में हम लोग बात करते चले आ रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को हम लोग और आगे बढ़ाते हुए आज की 10 कंट्रियों के बारे में हम जानेंगे और उनकी जो करेंसी है, उनकी जो कैपिटल्स है, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की जो करेंसी और जो मुद्रा है कैपिटल्स है उनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे लग्जमबर्ग की। लग्जमबर्ग की राजधानी जो है लग्जमबर्ग शहर है और इसकी मुद्रा यूरो है। लाटविया, इसकी राजधानी रीगा है और इसकी मुद्रा यूरो है। सर्बिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और इसकी जो मुद्रा है वो सर्बियाई दिनार है। और सैन मेरिनो, इसकी जो राजधानी है सान मैरिनो है और इसकी जो मुद्रा है यूरो है। और स्पेन, इसकी जो राजधानी है मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है। स्लोवाकिया, राजधानी ब्रातिस्लावा है और जो मुद्रा है यूरो है। और स्लोवेनिया है, देखिए स्लोवाकिया और स्लोवेनिया में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। स्लोवेनिया, इसकी जो राजधानी है जुब्लिजाना है और इसकी जो मुद्रा है यूरो है। स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी बर्न है और इसकी जो मुद्रा है स्विस फ्रैंक है। और आप लोग को पता ही होगा स्विट्जरलैंड का जो राजधानी बर्न है, इस पे स्विट्जरलैंड के ऐसे कई शहर हैं जैसे जिनेवा हो गया। इसमें आप लोग को बहुत सारे जो संगठन है उनका मुख्यालय देखने को मिलेगा, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया। ये सब कई संगठन है जिनका मुख्यालय आप लोग को स्विट्जरलैंड की राजधानी स्विट्जरलैंड का जो एक शहर है जिनेवा में आप लोग को देखने को मिलेगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी जो मुद्रा है ये स्वीडिश क्रोना है। और हंगरी, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है और इसकी जो मुद्रा है ये फोरिट है। तो आप लोग इसके जानते रहिए। और जो बुडापेस्ट है यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा कई अंतर्राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय खेल आयोजन इसका होता है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या खास खबर, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। अब देख रहे हैं MSP से लाभ कम हानि ज़्यादा। अब देख रहे हैं जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसी पे लेकर कुछ आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नए अंतरिक्ष युग से उठ गया पर्दा। देश की पहली अंतरिक्ष मानव उड़ान के लिए चयनित वायुसेना के 4 पायलटों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को सार्वजनिक करते हुए देश के नए अंतरिक्ष युग से पर्दा उठाया गया। पीएम ने इसरो के तिरुवनंतपुरम स्थित केंद्र पर आयोजित एक कार्यक्रम में इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को देश से परिचित कराया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास से समाज के सबसे अधिक लाभ होता है, जिसके समझा जाना चाहिए। अब देख रहे हैं कि जो गगनयान मिशन है ना, उसी पे लेकर चर्चा हो रही है कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना इसका उद्देश्य भी है गगनयान जो मिशन है। और इसे मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है और इसे 2024-25 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। और इसे लॉन्च करने वाला जो व्हीकल है LVM 3 है, जिससे इसे लॉन्च किया जाएगा। इसे भी के बारे में आप लोग जानते थे, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही चर्चा कर ली है इसके बारे में। WTO में अपीली निकाय की बहाली पर अड़ा भारत। कहा किसी भी अन्य सुधार कार्यक्रम में बातचीत से पहले विवाद निपटान के लिए मैकेनिज्म को लागू करना जरूरी है। अमेरिका में अड़ंगे की वजह से अपीली निकाय के सदस्यों की नहीं हो पा रही है नियुक्ति। जिनेवा में होने वाले MC-12 के अपील निकाय के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर बन रही है सहमति। अब देख रहे हैं कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उससे कभी मुख्यालय जिनेवा में आप लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। गाजा में युद्ध विराम पर नहीं बन रही है बात। अब देख रहे हैं जो हमास और इजराइल का संघर्ष चल रहा है ना, उसी पर चर्चा हो रही है। और एक मुस्लिम धर्म का एक त्यौहार भी आ रहा है रमजान, उसी पर लेकर चर्चा चली कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा रमजान में युद्ध रोकने की जताई है उम्मीद हमास की शर्तों को मानने के लिए, इसलिए इजराइल तैयार नहीं हो रहा है। और 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है ये युद्ध, तो भी आप लोग जानते रहिए। सैनिकों की जगह लेने मालदीव पहुंचा भारतीय असैन्य दल। सैनिक कर्मियों के पहले दल की वापसी के लिए 10 मार्च तक का है समय सीमा और विमानों के संचालन और रखरखाव के लिए 88 लगे हुए हैं सैन्यकर्मी। अब आप लोग को स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे भी आप लोग पढ़िए। केंद्रीय अनुबंध में श्रेयस ईशान बाहर। बोर्ड ने के कहने के बावजूद रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलना भारी पड़ा। 2023-24 के लिए 30 खिलाड़ियों को मिला अनुबंध। अब देख रहे हैं कि A ग्रेड में कौन है, A ग्रेड प्लस में कौन है, A ग्रेड में कौन है, और ग्रेड B में कौन है, और ग्रेड C में कौन है। तो ये सब कुछ नाम दिए हुए हैं। 30 जो खिलाड़ी हैं उन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ आपको परीक्षा के परमिशन चलने से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। सामान का नाम लेते ही खुल जाएगा स्मार्ट दराज। MNNIT के 4 BTech छात्रों ने तैयार किया वायरस कंट्रोल स्मार्ट ड्राइवर सिस्टम। फार्मा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक शॉप
और दवा की दुकानों में आवाज़ से मिलेगा सामान। आप देख रहे हैं जो नए मेडिकल स्टोर, यानी आप देख रहे हैं आप मेडिकल स्टोर पर दवा की मांग करते हैं तो वहाँ के लंबे समय से काम कर रहे लोग दरवाज़ा खोलकर लाते हैं। अब तो इससे संभव है कि काउंटर पर बैठा व्यक्ति सिर्फ दवा का नाम पुकारते हुए दराज अपने आप खुल जाएगा। अब देखिए नई तकनीक का प्रयोग हुआ है और इसका प्रयोग मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 4 छात्रों विपुल कर्णा और सार्थक कुमार और अवनीश साहू और पीयूष चौरसिया ने इस तकनीकी का प्रयोग किया है। तो देख रहे हैं नई नई तकनीकी आ रही है, बच्चे काफ़ी जागरूक हो रहे हैं इसके लेखो। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएगी। अगर इंटरेस्ट हो पड़ी ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भाषा को एक शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त दिया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी उड़िया। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में उड़िया सबसे नवीनतम है। उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में 6 भाषा है जिन्हें भारत में शास्त्रीय स्थिति में है। सभी 6 शास्त्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध किया गया है और तमिल पहली भाषा है जिससे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तमिल को वर्ष 2004 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था और 2005 में संस्कृत को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 2008 में 2 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था जिसमें कन्नड़ और तेलुगु शामिल है और 2013 में मलयालम को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।